हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा। हाँ जी, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या सीएमए इंटर? ओके, और मैं आपको पढ़ाने आया हूं कौन सा? पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5। ओके, पहला पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर। 5 तो इसलिए है क्योंकि फाउंडेशन में ऑलरेडी 4 दे चुके हो। तो पेपर नंबर 5 है, सिलेबस 2016 है। पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कितने मार्क्स का पेपर है सर? पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा 100 मार्क्स। और मेरा नाम सी अखिलेश महेश्वरी। हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA। यस, ओके। बेनिफिट किस में? बोथ या सिंगल ग्रुप? बेनिफिट है बोथ के अंदर, बेनिफिट है बोथ ग्रुप के अंदर। बताऊंगा क्यों है बेनिफिट बोथ ग्रुप के अंदर, क्यों बेनिफिट है सिंगल ग्रुप के अंदर, क्यों बेनिफिट कम है। ठीक है, चलिए। लेकिन पहले मैं अपने पेपर की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेंगे, अपने पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा क्या क्या है, आप क्या क्या पढ़ेंगे। अकाउंटिंग किस किस को अच्छा लगता था और किस किस को बुरा, और किसको एवरेज? फटाफट बताइएगा। हाँ, अच्छा किस किस को लगता था? 1 2 3 4 5 6। तुम दोनों को दूर से ही अच्छा? अच्छा, दूर से ही अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। एवरेज, एवरेज सर अच्छा लगता था। हाँ जी, देखो जिसको अच्छा लगता था उसको भी अच्छा लगेगा, जिसको एवरेज लगता था वो भी अच्छा लगेगा, है ना? तो अपन मस्त मजे करते करते साथ साथ में पढ़ेंगे। ऐसा बर्डन नहीं रहेगा, ऐसा बर्डन वाला कोई काम नहीं है। चलिए, मॉडरेट, अच्छा जी, ओके। किसको बहुत अच्छा लगता था? सर 24 घंटे मुझसे तो अकाउंट ही पढ़वा लो बस। यश को? अच्छा। युक्ता, बहुत अच्छा लगता था। विदुषी, ओके। अच्छा, ऐसा है क्या? कौन? यश? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। फिर आएगा क्या वो ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन आएगा क्या? अच्छा, अकाउंट करने में फ्लो आता है, अच्छा। नहीं, काफी लोगों का देखो फेवरेट होता है अकाउंट, और कुछ लोगों का जो बुरा होता है अकाउंट कि भैया अच्छा नहीं लग रहा, वो कहीं ना कहीं हमारी 11th और 12th की गलतियां होती है ना? कहीं ना कहीं हमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, इसलिए हमारा उससे मन उठ चुका होता है। और कुछ लोग अभी भी जैसे क्लास में ध्यान अगर नहीं देंगे, कंटिन्यू नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली उनका भी मन उठा हुआ रहेगा। आपको डेली आना है, डेली अपने काम करने हैं, वर्क करना है, सारा अकाउंट करने में इंटरेस्ट आता है। हाँ जी, अगर आपने, हाँ, क्या नाम आपका? यूवी है, अच्छा। युवराज, युवेश, अच्छा। तो ठीक है, यूवी। हाँ, पढ़ाई करेगा ना? पढ़ाई करेगा ना? अच्छा, वेरी गुड। सर हमारी तो वैसे ही 11th और 12th में कोविड में रही। अच्छा, तुम वो बच्चे हो क्या जिनका 11th और 12th कोविड में निकल गया? अच्छा, आप नहीं हो, ठीक है। हाँ, फिर तो भैया बहुत आराम से तुमको, हाँ, अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जान सकता हूँ तुम लोगों ने कैसी पढ़ाई की होगी, 11th और 12th की तो खासकर। चलो खैर, कोई बात नहीं, देखिएगा सब अच्छे से होगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। जिसका 11 12 नहीं है स्ट्रांग, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। इवन मैं आपको जो जर्नल है, लेजर है, वो भी वापस बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर होगा, देखिएगा, अब हम अपने कोर्स की बात कर रहे हैं, अब हम अपने कोर्स की बात कर रहे हैं। आपका जो पूरे चैप्टर्स हैं, सुनिएगा, वो 4 सेक्शन में इन लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं। 4 सेक्शन में क्या क्या? सेक्शन ए, बेसिक पार्ट, जो 25 नंबर का है। सेक्शन बी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 40%। सेक्शन सी, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टीज, हायर परचेज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इतने सारे चैप्टर सिर्फ 20 नंबर के। एंड लास्ट वन सेक्शन डी, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 15%, दैट इज 15 मार्क्स। टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो सर ये इसी तरीके से नंबर आते हैं क्या? हाँ जी। तो सर क्या इसी तरीके से नंबर आते हैं कि ये 25 नंबर का आएगा, ये 40 नंबर का आएगा, ये 15 का आएगा? नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, ठीक है ना? आजकल तो क्या होता है, तुम्हें भी पता है, ऑनलाइन एग्जाम है। इवन इंटर के भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो हालांकि वहां जाके अपने को सब कुछ ही करना पड़ता है। इस बार कुछ चेंज होगा नहीं होगा वो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट जो भी होगा, फिलहाल जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। कोई नंबर फिक्स नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि भैया फर्स्ट पोर्शन में से 25 नंबर का आएगा,
सेकंड पोर्शन से 40 नंबर का आएगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो कभी भी हम ऐसी बात नहीं करेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ अपने को पढ़ना है, मन लगा के सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। ओके, लास्ट को छोड़कर सब सुना हुआ है, अरे वाह वेरी गुड। क्या आपने बीकॉम कर रखा है? तो पक्का सुना हुआ होगा। नाउ अब हम डिटेल में बात करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए बेसिक, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे सुनिएगा, सिर्फ आज यही बात करेंगे, ओवरव्यू और कुछ नहीं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप ये देखेंगे सबसे पहले जर्नल वगैरह ये भी पढ़ाऊंगा, जर्नल। और क्या पढ़ाएंगे सर? लीजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रीशिएशन, इवन टीआरएस भी मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपके यहाँ पे इंटर में नहीं है बट फिर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्वियसली अपने आप इंटर में हो गया। बुक में नहीं दे रखा बीआरएस, बट अपने को बीआरएस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और एक और चीज है जो वेटेज रखती है, दैट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ये पढ़ा हुआ होगा, कौन सा कैपिटल एक्सपेंस है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंस। चलिए मैं पूछता हूं जरा आपसे, बताइएगा ना। एक मशीनरी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंस है, अच्छा ठीक है। उसको क्या किया, इंस्टॉल करवाया, और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपए लग गए। आप एंट्री क्या करेंगे? हाँ आप बताएं, एंट्री क्या करेंगे? इंस्टॉल करवाने का खर्चा 10,000 रुपए, एंट्री क्या करेंगे? ओके, हाँ, यूवी, ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ थोड़ा सा डराया धमकाया तुमने तो नाम चेंज कर दिया, पहले मशीनरी बोला था, फिर डराया तो नाम चेंज कर दिया ना। हाँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यस। फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा लगता है वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंस होता है, आपने सही बोला था। और कैपिटल एक्सपेंस होने का मतलब है उसी एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो मशीन इंस्टॉल करवाए ना, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस ना करके क्या करना? मशीन अकाउंट को ही डेबिट करना। वेरी गुड, ऑनलाइन वालों ने भी एकदम सही आंसर किया, मैं बस आज चेक कर रहा हूँ तुम लोगों को, और कुछ नहीं। हाँ जी, मतलब तुमको नॉलेज है। हाँ, ऐसे डराने धमकाने से आंसर बदलने का नहीं, एक ही बात पे रहने का। अच्छा, उसके बाद हाँ, अप टू रेडी टू यूज तक, ओके गिरधर, हाँ जी, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज किए जाते हैं। ओके, शेयर इश्यू किए, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? इश्यू ऑफ शेयर्स, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? डायरेक्ट बैलेंस शीट में आया ना, प्रॉफिट लॉस में कोई इसका कोई रोल ही नहीं है। हाँ, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में आने के कारण ये क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ दिखाते हो? पीएनएल में दिखाते हो कि नहीं? दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सिंपल। ओके चलिए, हाँ जी, ओके जी, चलिए वेरी गुड। तो ये कुछ बेसिक चीजें अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, मतलब सर ये सब वापस कवर हो जाएगा 11th वाला, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी क्या आएगा? अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें पहला चैप्टर जो आपका है क्या है, देखिएगा, इट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पढ़ा हुआ है ना, बीआरबीपी, वही ड्रॉअर ड्रॉई, वही सब वापस आने वाला है। और इस बार एक नया चीज जो शायद आपने नहीं पढ़ा, अकोमोडेशन बिल, एक दूसरे की हेल्प के लिए लिखा हुआ बिल, पढ़ा है क्या? हाँ जी, बट ध्यान से शायद ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। ओके, अकोमोडेशन बिल भी आएगा, और मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अकोमोडेशन बिल के ही मिलेंगे आपको इस बार। इस बार जो मेनली क्वेश्चन मिलेंगे किसके मिलेंगे? अकोमोडेशन बिल के मिलेंगे। मेरे को पैसे की जरूरत है, मानस को भी पैसे की जरूरत है, हमने एक दूसरे के लिए क्या कर दिया? एक बिल जनरेट किया, मैंने राइट किया, इसने एक्सेप्ट किया, और अब हम बैंक के पास गए और बैंक से क्या करवा लिया? पैसा, हाँ, एनकैश करवा लिया, बिल एनकैश करवा लिया, और पैसे को यूज करके एट द मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हम उस बिल का पेमेंट कर देंगे। तो ये भी चीज आएंगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कंप्लीट आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन नाम सुना है बस सर, हाँ जी, कोई ना, कुछ लोगों ने सिर्फ नाम सुना है अकोमोडेशन बिल का, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग किया हुआ है, बट अपने यहाँ पे पूरा कंप्लीट अच्छे क्वेश्चन लेवल पे क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ ये तो सर हमने फाउंडेशन में ही पढ़ लिया था, कौन सा?
कंसाइनमेंट अगेन आएगा, देन जॉइंट वेंचर, ये भी कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट लेवल पे था, यही सारा का सारा रिपीट है और कुछ नहीं। अच्छा, फिर एक नया चैप्टर कौन सा, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में सर क्या हम क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं? ऑब्वियसली स्टॉक का इंश्योरेंस, कुछ भी अगर डिजास्टर हो गया, कुछ भी ऐसा वैसा हो गया, अनहोनी हो गई, तो अपने को क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। तो अपन अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस करवाने पे अपने को कितना क्लेम मिल जाएगा, इसका कैलकुलेशन करना हम सीखेंगे। और साथ ही साथ एक बात बताओ, मान लीजिए कोई प्रेमाइजेज है जहां पर आग लग गई, अब आग लग गई तो क्या होगा, स्टॉक तो जलेगा ही जलेगा, क्या आप नेक्स्ट डे से काम करना वापस स्टार्ट कर देंगे उसी जगह पे? नहीं सर, वहां पे नुकसान हुआ होगा, वहां पे अब वो लोकेशन काम करने लायक नहीं रही होगी, तो हमको क्या करना होगा, साइड बाय साइड कहीं और जगह लेकर अपने को बिजनेस रन करना पड़ेगा कि, और बोर्ड लगाना पड़ेगा, हाँ जी हमारा बिजनेस आज भी चालू है, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी आपको सफर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ सेल्स के अंदर, सेल्स कम होगी कि नहीं होगी, होगी सर, जितना होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। तो उस ड्यूरेशन में मान लीजिए आप लोग 3 महीने तक इफेक्ट रहे, वो बंदा 3 महीने तक इफेक्ट रहा जिसके वहां आग लग गई थी, तो 3 महीने उसको प्रॉफिट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बोलो प्रॉफिट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उस प्रॉफिट के नुकसान के लिए भी क्या किया जाता है, इंश्योरेंस लिया जाता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे अपन जो दो पॉलिसी पढ़ेंगे, कौन कौन सी सर, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ओके, चलिए, तो 4 चैप्टर हैं, कहने को एक में डाल रखा है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, बट टोटल 4 चैप्टर है, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इंश्योरेंस क्लेम। और इसी के साथ बेसिक वाले चैप्टर, ये टोटल मिला के अपने को दे रखा है कितने मार्क्स में, 25 नंबर में, 25 नंबर में जान ले लेंगे अपनी, है ना। हाँ जी, अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40 नंबर का सेकेंड पोर्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40 मार्क्स। इसमें क्या क्या आएगा सर, क्या आपने फाइनल अकाउंट पढ़े हैं? यस सर, पढ़े हैं फाइनल अकाउंट्स, कौन कौन से पढ़े हैं? ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट। ओके, क्या आप मैं कह सकता हूं कि सोल प्रोप्राइटर के आपने फाइनल अकाउंट पढ़े हैं? सोल प्रोप्राइटर कौन, जो सिंगल बिजनेस चलाता है, एक बंदा बिजनेस चला रहा है, हाँ जी सर हमने पढ़ा है। पार्टनरशिप फर्म के भी पढ़े हैं, हाँ जी हमने उसके भी पढ़े हैं। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने, हाँ जी आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं किसके, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के। प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेसेस जो जिनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है, उनके केसेस में आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, वही ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट, वही चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड, एडजस्टमेंट आते हैं आपको? चलो पूछ लेता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट एसेट होता है या करंट लाइबिलिटी? लाइबिलिटी होता है। अच्छा, अब जिससे पूछूं वो बताना। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी चालू है। ओके, लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी, ओके, ईशिका, भाविका, गिरधर, देवशी, ओके, रिद्धि, ठीक है जी, करंट लाइबिलिटी, इट इज करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी, ओके 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 ओके, डन डन डन, लाइबिलिटी, ठीक है जी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि काफी सारे बच्चों के मैं नाम लूं ऑनलाइन वालों में भी, ठीक है, हाँ जी, बट क्योंकि आप बहुत ज्यादा हो इसलिए क्या होंगे, स्टार्टिंग में जो आंसर देंगे मैं ना उनका उनका नाम लूंगा, हाँ, लेकिन आप लोग एक्टिव रहना, हमेशा लूंगा मैं नाम, टेंशन नहीं। अच्छा, अब जिससे पूछूं वो बताना। हाँ इरेश, एक्रूड इनकम, करंट एसेट, हाँ साक्षी, करंट एसेट, अच्छा, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, हाँ, अनअर्न्ड इनकम, रेज नहीं करना हैंड कोमल, डायरेक्ट आंसर कर देना है, रेज हैंड को मैं नहीं देखता। लाइबिलिटी बता रहे हैं, कुछ एसेट बता रहे हैं, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी है, हाँ जी लाइबिलिटी है। इसके लिए एक स्लोगन याद रखना, क्या, ओ यू, तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना, डरा नहीं रहा था मैं तुमको, स्लोगन बता रहा था, ठीक है ना। ओ यू, तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैंने कहा ओ यू, तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है,
पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। यूं ही जीवन का ज्ञान दे दिया मैंने तुमको, है ना, कि तुम लाइबिलिटी और पा तुम्हारी एसेट है। ओ मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बोलू हाँ जी। यू मतलब अनअर्न इनकम, बोले तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पा मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। ओके, अब शायद कभी कोई ना भूलेगा, भूलेगा क्या, बड़ा ये डायलॉग याद कर लेना। ओ यू तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, पा को कभी लाइबिलिटी मानने की गलती मत करना। ओके जी, डन। तो इस तरीके से है ना, थोड़ा मजे मजे में हम क्या कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे। हाँ जी, देखिएगा, तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे सर, उसके बाद हम देखेंगे एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद है, क्लब्स वगैरह, सोसाइटीज वगैरह, सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है ना, हाँ जी, डोनेशन मिलेगा, एंट्रेंस फीस मिलेगा, और कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, हाँ, लेगेसीज वगैरह, ठीक है ना, सब कुछ होगा। लेगेसीज तो इनकम होता है, खैर। हाँ जी, तो और उसके केस में भी अपने को आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड के मस्त वाले एडजस्टमेंट करने होते थे। सब्सक्रिप्शन के लिए भी एडजस्टमेंट करना होता था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, किए हुए हैं क्या सारे? हाँ, तुम लोग भूल गए हो, इसलिए तुमको वापस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है इंटर के अंदर। अच्छा, नहीं भूले, इरेश कह रहा है नहीं सर नहीं भूले। ठीक है, ओके। ICMA आए, हाँ गिरधर, चलो। एंड लास्ट, फाइनल अकाउंट्स के अंदर लास्ट क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये पढ़ा है, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कुछ लोगों के था और कुछ लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 11th में होगा, याद करके देखो। सिंगल एंट्री सिस्टम, अकाउंट प्रॉपर नहीं बनाए जाते थे, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करके हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया करते थे। कुछ लोगों के था, कुछ लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया था। ओके, कोई ना, तो कहने का मतलब है तीनों फाइनल अकाउंट पढ़ जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों के था। ओके, युक्ता, ध्रुविका, देवशी, ओके, कुछ लोगों के था, बट कोई बात नहीं, हेडेक नहीं, बहुत इजी होता है। अच्छा, तो तीन फाइनल अकाउंट बनाने हैं, तीन फाइनल अकाउंट में भी तीन सेक्शन बना दिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा कौन सा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये जो फेरी वाले घूमते हैं ना, कांदा ले लो, आलू ले लो, एटसेट्रा, ठीक है ना, सुना है ना तुम लोगों ने। हाँ जी, वो, या छोटी छोटी दुकान वाले, क्या वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम रखते हैं, डेबिट क्रेडिट वगैरह, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एटसेट्रा, नहीं रखते ना। दैट मीन्स वो लोग क्या करते हैं, ये सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। तो उनके वहां क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ काम काम की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनके वहां क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ काम काम की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भैया कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, या साक्षी को मैंने उधारी दिया तो साक्षी का नाम लिख लिया, है ना, यूवी को उधारी दिया तो यूवी का नाम लिख लिया, है ना, और देवेंद्र, हाँ, देवेंद्र से कोई माल उधार ले गया तो देवेंद्र का नाम लिख लिया। तो कुछ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और कैश अकाउंट मेंटेन कर लिया जाता है, और उसी से अपने को क्या करने होते हैं, फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। सबका हिसाब किताब नहीं रखते हैं सब चीजों का। वो ऐसा देखते भैया सुबह पॉकेट में लेके चला था कितने रुपए, 1000 रुपीज, शाम को घर पहुंचा तो पॉकेट में थे 1200 रुपए, तो ड्यूरिंग द डे मैंने कितना कमाया, 200 रुपए कमाया। उनका सिस्टम ऐसा चलता है। तो ये देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और इसी सेक्शन में, इसी 40 नंबर के अंदर आपके, आपका फेवरेट पार्टनरशिप अकाउंट, कंप्लीट, स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक का कंप्लीट, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब कुछ है, सब कुछ। नहीं है, अच्छा ये नहीं आता, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आता, टेंशन नहीं। हाँ, तो पार्टनरशिप है, तो कहने का मतलब है कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा पूरा 1 महीना। पार्टनरशिप के अंदर ऑब्वियसली लगेगा, आपको भी पता है, 12th में भी लगा था क्या? हाँ, तो एक में सर 1 महीना से ज़्यादा लगा था हमको तो, राइट, 12th में तो 1 महीने में कंप्लीट करवा दिया था। अच्छा, सर पता ही नहीं कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गई, कोई ना, चलो कोई ना। पार्टनरशिप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इसमें भी डरने की बात नहीं है कि अरे सर मेरे ना 12th में पढ़ा हुआ नहीं है, मेरा बेसिक वीक रह गया था, तो अब मैं क्या आगे से होंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा क्या? ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा कि भैया एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम क्या होने चाहिए, 2 बंदे तो होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप फर्म होगा। तो 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है कि भैया मेरा पढ़ा हुआ है या नहीं है। कंप्लीट आएगा, एडमिशन वगैरह सब कुछ। सर मैंने तो एडमिशन स्किप कर दिया था। ओके, बिना एडमिशन ही रिटायर हो गया, ठीक है राघव। ओके, महेश्वरी, महेश्वरी स्कूल में थे क्या तुम? यस सर, देख लो।
पता चल गया मेरे को। मैथ, हाँ सर। ओके। ओके, राघव अजमेर से। हाँ ऑब्वियसली मैशरी है तो मैशरी स्कूल में होगा ना यार। ऐसा लगाया जा सकता है, आइडिया लगाना चाहिए ना कि हाँ शायद सही बैठ जाए तो हाँ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। हाँ अब देखो नाउ तीसरा, सर ये कितने नंबर का? 20 नंबर का। हाँ तुक्का। अच्छा ठीक है राघव। हाँ देखो लेकिन एकदम सीधा होना चाहिए ना। सेक्शन सी कितने नंबर का? 20 नंबर का। कौन कौन से चैप्टर? सर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, बीकॉम के अंदर आते हैं ये आपके चैप्टर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, और कौन सा? सर रॉयल्टी अकाउंट्स। और कौन सा? हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और कौन सा? ब्रांच अकाउंट। और कौन सा? डिपार्टमेंटल अकाउंट। सर कितने चैप्टर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5। ये 5 चैप्टर अपने को किस में पढ़ने हैं? 20 नंबर में। तुमने देखा होगा कि एफए का कोर्स कितना लेंदी है। एफए का कोर्स ये कहाँ से आया? तुम्हारे पास से गया? ठीक है कोई ना। हाँ एफए का कोर्स बहुत लेंदी है। हाँ जी। तो ऐसे, हाँ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे उछल उछल के। ठीक है, ऐसे उछल उछल के पढ़ना पड़ेगा। तो 5 चैप्टर, 4 चैप्टर, कितने सारे चैप्टर हैं, एंडलेस। ठीक है ना, तो टाइम लगेगा। ओके, तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में सर क्या पढ़ने को मिलेगा तुमको? डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है? डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट आता होगा ना? अच्छा एक एंट्री बताओ जरा, गुड सोल्ड टू डेटर। हाँ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे कैसे कर रही है? हाँ डेटर टू सेल्स। ओके ओके ओके, डेटर टू सेल्स। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। ओके राघव, विदुषी, देवशी, गिरधर, यश। हाँ जी। अच्छा वो क्या नाम? ओजस्वी बताएगा। बैड डेट की एंट्री। बैड डेट, पैसे डुबा दिए डेटर ने। हाँ तो एंट्री बताओ। पैसे डुबा दिए डेटर ने। वेरी गुड, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हाँ जी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा लास्ट फाइनल एंट्री कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। इरेश तो बता देगा। चलो बैड डेट रिकवर्ड। ओके, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री। ओके, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री। सर हमारी दोनों की तरफ तो देखना भी मत। ऐसा हाँ यस, यहां पे देखो सही आंसर आ रहे हैं क्या? कहां से स्टार्ट हुए थे सही आंसर आना? यहां से। गिरधर ने आंसर सही दिया था, यश ने पहले सही दिया। ओके, देवशी ने भी सही दिया था। ओके, देवशी, यश, गिरधर के बाद ऋषिका, उसके बाद धनराज, विदुषी, युक्ता, इशिका। काफी लोगों ने बाद में ऑब्वियसली सही आंसर दे दिया, मिकी वगैरह, गौरंगी। ठीक है, काफी लोगों ने दिया। बैठकर मेरे को आप लोगों के सबके नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कुछ लोग डेटा को डेबिट कर रहे थे और कुछ लोग डेटा को क्रेडिट कर रहे थे। दैट मीन्स वो लोग एंट्री बनाते टाइम सोचते नहीं है। रीजन सुनो, जब आप गुड सेल करते हो, सुनना, जब आप लोग गुड सेल करते हो एंट्री क्या करते हो? ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैं कोई अकाउंट लिखूंगा ना, मेरे को अकाउंट ओपन करने के साथ साथ उसका क्लोज भी दिमाग में रखना है। ट्रेडर अकाउंट यहां पे क्या हुआ है? ओपन हुआ। ये क्लोज कब होगा? जब वो मेरे को पैसे दे देगा। ओके, मान लीजिए ये 10,000 रुपए का मैंने उसको सेल किया, अब वो मुझे पैसे दे देता है, तब तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। मान लीजिए वो मुझे पैसे नहीं देता है, तो मैं क्या कर दूंगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये एंट्रीज आपने ही मुझे बताई है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना से? मान लीजिए पूरा पैसा डुबा दिया 10,000। अब मान लीजिए उसका ईमान धर्म जग गया और वो मुझे पैसा लाके दे रहा है। अब वो मुझे पैसा आप परेशान हो रहे हो शायद, आगे बैठ जाओ अगर। हाँ अब वो मुझे पैसा लाके दे रहा है, पैसा लाके अगर मुझे दे रहा है
तो क्या मैं अपनी एंट्री में डेटर अकाउंट को रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर, डेटर अकाउंट क्या हो चुका है, एक बार ओपन होकर क्लोज हो चुका है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, खत्म। अभी अगर वो पैसा लाके देगा तो डेटर अकाउंट नहीं लिखना, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर नहीं करना, वरना क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट अगेन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और वो भी क्रेडिट साइड में, वो भी क्रेडिट साइड में। और ना ही डेटर को डेबिट करना, क्यों? डेटर को डेबिट करने का मतलब होता है, किसी भी इंसान को डेबिट करने का मतलब होता है उससे पैसा लेना है। किसी इंसान को डेबिट करने का मतलब क्या होता है, उसे लेना है, और जब वो पैसा दे देगा तो हम उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे फिर, दैट मीन जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। आपने पहले 10,000 रुपए को क्या मान लिया था, अपना लॉस मान लिया था, और अभी उस 10,000 रुपए को आपको क्या मानना है, अपना इनकम मानना है। डेट अकाउंट को यूज नहीं करना। तो हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, और हर क्रेडिट का एक ना एक दिन डेबिट होता है। वो आपको डिसाइड करना है कि कब अकाउंट ओपन होता है, और अब ओपन होने के साथ ही क्या हो जाएगा, उसका क्लोजिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए। जस्ट लाइक सैलरी आप पे करते हो, सैलरी पेड टू गोपाल, क्या एंट्री करोगे, फटाफट बताओ, सैलरी पेड टू गोपाल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। और कोई, सब लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल के साथ हो। और कोई, देवेंद्र बोल रहा है सैलरी टू कैश। अच्छा, इरेश बोल रहा है, हाँ। अच्छा, कौन बोल रहा है सैलरी टू कैश, कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। हाँ, सैलरी टू कैश बोलने वाले सही हैं। अच्छा, इरेश बोल रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बोलने वाले सही है। गोपाल का नाम नहीं आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। गोपाल ने आपको सर्विसेज दी, आपने उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो गोपाल का नाम नहीं आना है। खर्चा आएगा, खर्चे का नाम क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट। और पैसा गया है ना, तो आपने एंट्री क्या किया, सैलरी टू गोपाल। भैया आपने पैसा दिया तो टू कैश करना चाहिए ना, जब भी पैसा जाएगा टू कैश, जब भी पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। ये बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है जो आपको सीरियसली लेने चाहिए अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो, है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अगर आपने सैलरी टू गोपाल किया तो गोपाल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब हो गया गोपाल आपकी क्या बन गई, अब लाइबिलिटी बन गई है। दे दिया ना पैसा यार, कितनी बार देंगे, क्लियर है वाली चीज। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, किसी दुकान पे जाते हो, आपने सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिया तो कैश, पैसा नहीं दिया तो उस बंदे का नाम। क्यों करते हैं अपन ऐसा? अब प्रैक्टिकली सोचो, किसी दुकान पे गए, सामान खरीदा, पैसा देते हो आप, तो क्या वो आपसे नाम पूछता है आपका? नहीं पूछता। आप उससे नाम पूछते हो? नहीं पूछते। लेकिन अगर आप उधारी लेके आ जाओगे तो पूछेगा, हाँ भैया कौन से घर से है, किसके घर से है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? ऑब्वियसली। भैया अकाउंटिंग में हम ले लेते हैं भैया कि अगर उधारी लेके आओगे तो क्या होगा, आपका नाम रिकॉर्ड होगा, और पैसा कैश में दे दिया, दैट मीन्स अब आपका नाम से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? ये बहुत ऐसे फंडे हैं जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगते हैं और समझ में भी आते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, खरीदा तो कैश में, और किसी से उधारी लेके आया तो उस बंदे का नाम, ऐसे बेचा दो कैश में लिखा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अगर किसी को उधारी बेचा दो उस बंदे का नाम, सिंपल। ओके, हाँ जी, ओके भाविका। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में सर आपने ये सब बातें क्यों की? क्योंकि यहां पर अपने को मेनली डेटर और क्रेडिटर अकाउंट ही आना चाहिए, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट। ओके, रॉयल्टी अकाउंट देखेंगे। जस्ट लाइक मैंने बुक पब्लिश किया, कोई बुक पब्लिश किया, मैं राइटर हूँ, ऑथर हूँ, और बुक किसी और ने पब्लिश करवाया, अब वो सेल करेगा मेरी बुक को, तो मैं उससे क्या लूंगा, रॉयल्टी कलेक्ट करूंगा। ओके, ऐसी प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है रॉयल्टी। हाँ जी, ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं आजकल, इंस्टॉलमेंट में बहुत सारी सामान खरीदते हैं ना, ईएमआई बेसिस पर, है ना। यहाँ पे लेकिन हायर परचेज मतलब ट्रक खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, मशीनरीज आएंगी बड़े बड़े, जिनके लिए आप पेमेंट क्या करोगे, 4-4 5-5 साल तक पेमेंट चलता रहेगा, किश्तों में पेमेंट है। हायर परचेज भी क्या है, किश्तों में पेमेंट है। इसमें क्या होगा, सामान आप लेके आ गए, पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में, आप ऑनर कब बनेंगे, लास्ट पेमेंट के बाद। हायर परचेज में क्या होगा, ऑनर कब बनेंगे, लास्ट पेमेंट के बाद। ये अपने ईएमआई जैसा नहीं है, जैसे अपन ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ईएमआई बेसिस पे मोबाइल खरीदा, ईएमआई का धीरे धीरे पेमेंट कर देंगे, उस टाइम तो क्या होता है आपके पास हैंड टू हैंड आप ऑनर
बन जाते हो मोबाइल। लेकिन ये हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, लास्ट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद। ब्रांच और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है। मैं हूँ एक डिपार्टमेंट का मैनेजर, साक्षी है दूसरे डिपार्टमेंट की मैनेजर, मानस है तीसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर। तो क्या होगा, हम तीनों चाहेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट में से कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है देखने का, तो तीनों में हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करेंगे। ब्रांच में क्या होगा सर, एक कंपनी का एक नेम फेम से एक से ज्यादा ब्रांच होती है कि नहीं होती है, एक अच्छा नाम चल गया उसकी अलग अलग खुलती है कि नहीं खुलती है, जोधपुर मिष्ठान भंडार, साहू जी गजक वाले, ये तो बहुत सारे हैं, है ना। अच्छा, और तोड़ानी स्वीट्स, अलग अलग है क्या, शॉप नहीं है, तो अलग अलग ब्रांचेस ओपन की कि नहीं, एक शहर में, अलग अलग शहर में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ब्रांचेस की अकाउंटिंग अपने को करनी पड़ेगी, और एक हेड ऑफिस होता है इनके रिगार्डिंग। तो ये सारे चैप्टर्स अपने को किसमें, अच्छा रिलायंस, हाँ जी रिलायंस फ्रेश वगैरह, ओके, ये सारी चीज अपने को किसमें देखनी पड़ेगी, इस 20 नंबर में देखनी पड़ेगी, 5 चैप्टर। एंड लास्ट वन थ्योरेटिकल है ये वाला चैप्टर, कौन सा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है इसके अंदर। एंड उससे बाद में एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 7 9 और 10, 1 2 7 9 और 10, ओके देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, कुछ लोग अलग अलग अकाउंटिंग किया करते थे अलग अलग टॉपिक्स पे, उन सबकी अकाउंटिंग को सेम करने के लिए क्या बना दिए गए, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि भैया स्टॉक को कैसे वैल्यू करना चाहिए, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, पढ़ा है ना कभी, ये भी एएस में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री के अंदर, जो कि हम पढ़ेंगे। तो कुछ अकाउंटिंग्स अलग अलग ना करे लोग, भैया तुम कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो, तुम मार्केट प्राइस पे मेंटेन कर रहे हो, ऐसा अलग अलग ना, इसलिए क्या कर दिए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, ये भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा 100 मार्क्स का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आया कि भैया क्या क्या अपन पढ़ेंगे। अब मैं तुमको बताता हूँ कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों साथ में देने से क्या फायदा, और सिंगल सिंगल ग्रुप देने से क्या फायदा है। एक बेसिक फायदा क्या, आपके 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड, पेपर नंबर 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जिसमें से मैं कौन सा पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहला पेपर फिफ्थ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा 100 मार्क्स का। और सेकेंड ग्रुप में भी मैं पढ़ाऊंगा, सेकेंड ग्रुप में मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये तो पूरा 100 मार्क्स का, जो भी सेकेंड ग्रुप भी लेंगे, पेपर नंबर 10 जिसमें आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कितने मार्क्स का, 50 नंबर का। और पेपर नंबर 12 जिसमें आएगा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसमें से कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, 50 मार्क्स। दैट मीन्स टोटल मेरे हाथ में रहेंगे आपके 800 में से 200 नंबर, ठीक है ना, मेरे पास आपके 200 नंबर है, ओके, जो मेरे को आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाने हैं, दिलवाने हैं। अब सर फायदा क्या दोनों ग्रुप देने से, फायदा ये है कि आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है, 50% ना, 50% चाहिए होता है, हाँ जी सर 50% चाहिए होता है। मतलब अगर कोई सिंगल सिंगल ग्रुप दे रहा है, सिंगल सिंगल ग्रुप कोई फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, तो उसको 400 नंबर में से कितना बनाना पड़ेगा, 200 चाहिएगा। और यहां भी 400 में से बाद में जब वो सेकंड ग्रुप देगा तो वापस क्या चाहिएगा उसको, 400 में से 200 चाहिएगा। लेकिन अगर वो दोनों ग्रुप साथ में दे देता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, तो दोनों मिला के उसको कितने नंबर लाने हैं, दैट मीन्स सर अगर फर्स्ट ग्रुप में मान लीजिए किसी के 220 आते हैं और सेकंड ग्रुप में 180 रह जाते हैं तो भी वो पास है। तो दोनों ग्रुप देने का एक तो ये फायदा कि अगर 1-2 नंबर कभी किसी के कम रह गया और किसी ग्रुप में 1-2 नंबर ज्यादा आ गया तो वो क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। 400 नंबर चाहिएगा आपको, क्लियर है ये वाली चीज। तो एक तो ये फायदा होता है दोनों ग्रुप देने का। दूसरा क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है आपस में लिंक होती है, कुछ चीजें आपस में लिंक होती है। तो अगर आप सेकेंड ग्रुप पढ़ते हैं ना सीएमए के अंदर तो इतना जोड़ नहीं आता है, क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रुप पढ़ा हुआ रहता है। फर्स्ट ग्रुप की कॉस्टिंग सेकेंड ग्रुप में आपको एज इट इज मिल जाती है, थोड़ा बहुत एड ऑन फीचर्स के साथ। फर्स्ट ग्रुप में जो मैं एफए पढ़ाता हूँ उसी से थोड़ा बहुत लिंक क्या मिल जाता है,
कंपनी अकाउंट्स के अंदर भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाता है, इतना जोर नहीं आता है दोनों ग्रुप देने का, ये फायदा। अच्छा हाँ जी, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही। अच्छा दूसरा बड़ा फायदा, जो रैंक लाना चाहते हैं या रैंक की एक्सपेक्टेशन में है, उसको दोनों ग्रुप ही देना पड़ेगा, एक ग्रुप देने से कोई रैंक नहीं बनती है। आगे पैकेजेस लगने के अंदर भी दोनों ग्रुप देने से ही फायदा होता है कि भैया एक अटेम्प्ट में हम दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए थे, तो ये भी फायदा होता है। तो फायदे ही फायदे हैं अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो। कोई लगता नहीं भाई मैं तो ना जैसे तैसे क्लियर करने वाला हूं, मैं तो बस क्लियर कर लू ना वही बहुत है, तो वो बंदा फिर क्या कर ले, फिर वो एक एक ग्रुप दे सकता है। लेकिन अभी आप जज नहीं कर सकते कि आपको दोनों ग्रुप देना है कि एक ग्रुप, अभी आप दोनों के लिए तैयारी करो, क्योंकि हम लोग एक के लिए जाएंगे ना। देखो इंडिया टीम की आदत है, केनिया के साथ क्रिकेट खेलेगी ना तो भी वैसा ही खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी तो भी लास्ट तक लेके जाएगी लाएगी सबने कर। कहने का मतलब क्या है, हाँ कहने का मतलब क्या है, अपने पे जितना बर्डन आता है ना हम उसी को फेस कर लेते हैं। स्कूल में ऑप्शन था क्या कि 6 बुक की जगह 4 बुक दे देंगे, 2 बुक दे देना, सारा पढ़ लेते थे ना। सेम वैसे ही काम यहाँ पे भी होता है, जितना बड़ा इंसान की एक नेचर होता है, जितना बर्डन उस पर आता है वो उतना सब ले लेता है, टेंशन नहीं, सब ले लेता है वो। तो इसलिए दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें। एट लास्ट किसी के क्या हो जाता है, कोई बीच में बीमार हो गया वगैरह, कोई काम हो गया वगैरह, तो वो वैसे ही स्विच कर जाए बाद में कि भैया नहीं मैं ऐसे 2 नहीं दे पाऊंगा, मैं एक ही दे पाऊंगा। बट मेरा यही मानना है कि दोनों ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। क्लियर है वाली चीज, मैंने भी अपनी लाइफ में हमेशा दोनों ग्रुप एक साथ ही दिए हैं, सीए किया हुआ है, तो इंटर हो चाहे फाइनल हो दोनों ग्रुप मैंने साथ में ही दिए थे। अच्छा अब और आपको पता है क्या, हाँ बोथ ही देंगे, फायदा बोथ में ही है। आगे पैकेजेस लगने हो हम कर क्यों रहे, ताकि हमारी फ्यूचर अच्छा हो जाए, और फ्यूचर अच्छा तभी होगा जब दोनों ग्रुप एक एक बार में आप निकाल दें, दोनों ग्रुप एक एक बार में आप निकाल दें। क्लियर है, पैकेजेस तभी अच्छे लगेंगे। अच्छा और क्या होगा सर, आपको पता है कि हर इंडिविजुअल पेपर में 40 नंबर लाना कंपलसरी है, पता है ना। हाँ जी, क्या होता है किसी बंदे के साथ, जब मान लीजिए उसके यहां पर आए 50, यहाँ पर आ जाए 50, यहाँ पर आ जाए 39, यहाँ पर आ जाए 50, ठीक है, यहाँ पर आ जाए 60 70, और यहाँ पर आ जाए अगेन 70, और यहाँ पर आ जाए 50। क्या होगा उस बंदे के साथ, क्योंकि उसका सेकेंड ग्रुप का टोटल कितना है 130, 180 और 70 कितना 250, और यहाँ पे टोटल कितना हुआ 150 और 189, 189। क्या होगा उस बंदे के साथ बोलो, हाँ क्या उसका दोनों ग्रुप क्लियर है सर, 250 और 189 बन गया, 400 से ऊपर हो गया, क्या उसका दोनों ग्रुप क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्यों, या हर पेपर में 40 कंपलसरी है, दैट मीन्स उसका सिर्फ और सिर्फ सेकंड ग्रुप क्लियर है, फर्स्ट ग्रुप के चारों पेपर उसको वापस देने पड़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप में उसको अभी तो चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे। मान लो 8th पेपर में उसका कितना नंबर आया 60 आ गया, तो टोटल कितना 199, 199। अब उसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ग्रुप तो क्लियर है और फर्स्ट ग्रुप में 8th पेपर उसका क्या हो गया क्लियर हो गया, 60 आते उसका क्या हो गया एग्जाम्पशन हो गया, अब वो पेपर उसको वापस नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए इस 5th पेपर में भी आपके क्या आ गए 60 आ गए, तो अब आपका कितना हो गया टोटल 209। क्या अब आप पास हैं, नहीं, अभी आप इसमें एग्जाम्पशन आपको और इसमें एग्जाम्पशन है, अभी भी आपको क्या करने पड़ेंगे 6 और 7 पेपर आपको आपको नहीं उस बंदे को देना पड़ेगा जिसके ऐसा था। भगवान करे आप लोग एक बार में क्लियर हो। क्लियर है, हाँ मैं अपने शब्द सुधारता हूँ और गलती के लिए सॉरी चाहता हूँ, है ना। तो आपके नहीं उस बंदे के, आपके तो भैया पूरे 800 में से 800 नंबर आएंगे, है ना, मैं तो ये मानता हूँ, और यूवी तो 801 लेके आएगा। चलो देन समझ आया। तो बोथ ग्रुप देने से फायदा सेट ऑफ का मिलता है, रैंक का मिलता है, आगे पैकेजेस का मिलता है, और जितना भी बर्डन लो इंसान पूरा कर देता है। तो दोनों ग्रुप देने का सोचना हमेशा। चलिए ओके देन, थैंक यू, एफए मैंने आपको समझा दिया है। चलिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। क्या चीज, डीमेरिट कुछ नहीं है भैया, डीमेरिट कुछ नहीं है, दोनों ग्रुप देने का कोई नुकसान नहीं है।
नहीं, नुकसान तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो सर, फीस एक साथ लग जाती है, ठीक है ना। दूसरा नुकसान क्या है ना, थ्योरी पढ़ाने वाले कहीं से भी नुकसान निकाल देते हैं। अच्छा, दूसरा नुकसान सर, हम पे बर्डन, हम मासूम बच्चों पे बर्डन बहुत आ जाएगा, है ना। दूसरा नुकसान सर, हम पतंगे नहीं उड़ा पाएंगे, दिवाली के टाइम पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे, शादी ब्याह में नहीं जा पाएंगे, ये सारे इसके डिमेरिट्स हैं, ठीक है ना, और कोई डिमेरिट्स नहीं है। चलो, ओके, चलो बाय, ओके, थैंक यू।